कोयलांचल धनबाद की बिटिया सौम्या हेजल टोपनो सकुशल अपने देश वापस लौट आई है और इस वक्त में वो धनबाद में अपने माता पिता के पास पहुंची हुई हैं। हेजल यूक्रेन युद्ध, जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुई तो वहाँ पे उस वार जोन में फंस गई थी और उसके बाद बड़ी ही मुश्किलात का सामना करते हुए किसी भी प्रकार से वो रोमानिया बॉर्डर पहुंची और उसके बाद फिर भारतीय एयर इंडिया के सहयोग से वो भारत स्वदेश जो है पहुंची है। तमाम मुश्किलों का सामना हेज़ल और उनके जैसे बहुत सारे जो छात्र वहाँ फंसे हुए थे उनको करना पड़ा है। ऐसी हालत में पूरे तौर पे हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति रही है, वो सब कुछ जो है ना हम हेज़ल के ज़ुबानी जानना चाहेंगे और देश की जनता और झारखंड के लोग भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त में और सारे छात्र वहाँ क्या फेस कर रहे हैं। चलिए जैसा सीधे हम हेज़ल से बात करते हैं। हेज़ल, पहले ये बताएं कि वहाँ से आप लोग कब इवैक्यूएट हुए और युद्ध जब शुरू हुई थी 24 तारीख को, उसके बाद से आप लोगों ने क्या क्या फेस किया? 24 के बाद जैसे हमें पता चला कि ऐसा ऐसा है तो हमें गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया था अपने पैसे निकाल लें, अपने राशन आप लोग इकट्ठा कर ले, क्योंकि हमने भी होप छोड़ रखी थी, क्योंकि हम तो बहुत दिन से हम लोग बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे थे अपील कर रहे थे कि इवैक्यूएट हो जाए हम, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए हमें बोल दिया गया था, हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम निकल सकते हैं यहाँ से। तो हमने अपनी राशन वगैरह ख़रीद ली थी। 1 महीने का राशन हमने पूरा ख़रीद लिया, पैसे वैसे हमने सब अपने हाथ में रख लिए थे। वेट कर रहे थे उस दिन, तो हम लोग रात के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हम लोग रात में सोए 2 बजे। तो जैसे हम 2 बजे सोए वैसे ही सुबह 4 बजे सायरन बजी। हमारी फ़र्स्ट सायरन 26 के सुबह 4 बजे थी। जब आप लोग वहाँ से निकले तो आपके साथ कितने छात्र छात्राएं वहाँ से निकल रहे? मैं मतलब हमसे पहले बहुत सारे छात्र छात्राएं निकली थी। अराउंड 2000 जैसे बच्चे निकल चुके थे, हम लोग बच गए थे कुछ 25 की सुबह को ऐसा हुआ था, 25 के रात को हम बंकर में थे। सुबह में हम जैसे सायरन बजती है तो हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हमें ग्राउंड फ्लोर जाना रहता है, क्योंकि अगर बमबारी होती है तो ऊपर की बिल्डिंग्स उड़ती हैं। हमारा कॉलेज हमारा बंकर था, लेकिन हमने सोचा कि हम लोग वहीं के ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और हम लोग रिस्क ले लिए कि बात और भी देखा गया कि जब अपने देश में आदमी होता है तो अपनी जात, अपना धर्म, अपनी भाषा अलग अलग खोजता है। देश के बाहर होता है तो सिर्फ एक ही नज़र आता है, वो है इंडिया, और वहाँ पे आपका तिरंगा ही आपका काम आता है। वाकई ये तिरंगा ही था जो काम आ रहा था? बस के आगे छात्र लगा के चल रहे थे या अपने हाथ में तिरंगा लेके हमारे बस के बाहर में तिरंगा लगा हुआ था, और हमारी जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है उन्होंने तिरंगा लगा हो या ना हो उन्होंने सबको हेल्प किया है, और तिरंगा था तो हमें फर्स्ट एकदम सबसे पहले प्रायोरिटी में निकाला गया था। मतलब आप लोग तो रोमानिया में ठीक ठाक थे, लेकिन जब पता चला कि दूसरे बॉर्डर पर वहाँ पे बहुत सारे छात्रों के साथ वहाँ लोकल स्तर पे मारपीट की घटना हो गई, उसकी हमारा ही था वो। बच्चे मतलब वो वीडियो जो थी हमारे ही बॉर्डर की थी, रोमानिया बॉर्डर की थी वो, और हंगरी बॉर्डर में भी ऐसा हुआ था, और पोलैंड बॉर्डर में भी ऑलमोस्ट ऐसी बात हुई थी। बच्चे थोड़े पूरा वाकया हुआ क्या था, वो पूरा बात बताइए। बच्चे थोड़ा पैनिक हो गए थे। तो अब हर कंट्री का एक रूल होता है कि इतने टाइम पे बच्चे निकलेंगे, इतने टाइम पे यूक्रेनियन निकलेंगे, इतने टाइम पे खाली ट्रांसपोर्ट निकलेंगे, और उसके हिसाब से ही बॉर्डर की गेट खुलती है। तो अब बॉर्डर की गेट जो थी हमारी, कुछ बच्चों को घुसा दिया गया था, और जो बच्चे पीछे लाइन में थे, क्योंकि हम लोग भी पीछे ही लाइन में थे, उनमें से कुछ बच्चे थोड़ा आ गए थे पैनिक में। हाँ, आवेश में आ गए थे, पैनिक हो गए थे। तो वो अब उनको समझाने की कोशिश कर रही थी आर्मी, यूक्रेनियन आर्मी, कि प्लीज़ गाड़ियों को जाने दो, तुम लोगों का भी टाइम आएगा, क्योंकि सब कोई एक साथ यूक्रेनियन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जो घटना वाकया हुई वो डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से, वो डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से हुई थी पार्टली। मेरी बॉर्डर थी वहाँ पे डिसिप्लिन तोड़ने की ही वजह से हुई थी, क्योंकि मैं जहाँ पे एयर फायरिंग हो रही थी ना, मैं उनसे 1 हाथ दूर थी, और 1 हाथ दूरी में मेरे एयर फायरिंग हुई थी। और एयर फायरिंग ही इसलिए हुई थी क्योंकि वो बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने बस का रास्ता छेक दिया। मतलब यह कि उतनी बेरहमी नहीं दिखाई जितना हम लोग समझ पा रहे थे कि यूक्रेन पुलिस या वो यूक्रेन जो वहाँ की सेना था वो भारतीयों को पीट रहे, इस तरह की स्थिति उतना नहीं। पिटे तो हैं, भारतीय पिटे हैं, नो डाउट पिटे हैं, लेकिन बस यही है कि एक डिसिप्लिन जब तोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे आँख के सामने भी बच्चों ने हमला किया था,
आर्मी के ही ऊपर उन्होंने धक्का वक्का दिया था। बच्चे भी तो भूखे होंगे, कई दिनों से भूखे थे, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं, -डिग्री में तापमान। हाँ, तो वही यूक्रेनियंस ने तो खाना वाना दिया था, हम बच्चों के ऊपर था कि हम खाना चाहते हैं कि नहीं। उन्होंने अपने पैसे खर्च करके हमारे लिए खाने वाने का मैश पोटैटोस, खाना पीना। खबर आई कि यूक्रेन का समर्थन चूंकि भारत ने नहीं किया यूएनएससी में, और हम चूंकि रशिया, तो इसके वजह से भी उनके मन में गुस्सा था भरती हुए। हमारे बॉर्डर पे तो डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से हुई थी, और दूसरे बॉर्डर्स में हाँ ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर किसी चीज़ का गुस्सा निकाला गया हो, लेकिन हमारे बॉर्डर पे डिसिप्लिन के बाहर जाने की वजह से ये सब हुआ था। एक बड़ा सवाल कि इंडियन एम्बेसी कितना मदद कर पा रहा था आप लोग को, फोन जब कर रहे थे आप लोग, मैंने रिस्पॉन्स ले रहा था ये। कॉल्स के थ्रू रिस्पांस ले रहे थे, लेकिन बॉर्डर के पहले नो हेल्प। हम जितने भी बॉर्डर तक पहुँचे हैं, हम सब अपने बलबूते पहुँचे थे। हाँ, कितना किलोमीटर, कुछ लोगों को पैदल चलना पड़ा था, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमें नेट 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। अब गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, गाड़ियाँ जो अलाउड है वो सिर्फ यूक्रेनियंस के लिए थी, और जो हम लोग थे, हम लोगों को पैदल जाना था। और गाड़ियों का भी लाइन इतना लंबा था कि जैसे मैंने बोला, एक टाइम पे लोगों को घुसाया जाता है, एक टाइम पे बसेस और गाड़ियों को घुसाया जाता है, तो गाड़ी वॉज नॉट एन ऑप्शन। तो हम पैदल ही 10 किलोमीटर अपना सारा लगेज लेकर के दौड़े थे, नॉट जस्ट हम चले थे, क्योंकि हमें भी ऐसा चाहिए था कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे 3-4 हज़ार ऑलरेडी थे, और हम लोग मतलब सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वहीं पे हम लोग एक ही जगह पे खड़े थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। जब मैं आया था इसके पहले, जब तक आप आई नहीं थी, माँ और पिताजी बहुत बेचैन थे आपके। माँ तो बहुत ज़्यादा मतलब दिखा नहीं रही थी, लेकिन अंदर से रो रही थी। फ़ोन पे कितनी बार रोई है? एक बार भी नहीं फ़ोन पे एक बार भी नहीं मैंने, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा और अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को पर्सनली बोल दिया था कि आप लोग प्लीज़ न्यूज़ ना देखें, क्योंकि जो न्यूज़ है मैं आपको पर्सनली आके बताऊंगी। तो इसीलिए मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि आपने टीवी देखने की सलाह नहीं दी थी, कि टीवी ना देखें। मैंने ही बोला था वो, क्योंकि मैं खुद डर रही थी वीडियो देखने के बाद, तो अगर मेरे पहुंचने से पहले मेरे पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा तो फिर इसलिए मैंने मना। पापा को सबसे ज़्यादा बिटिया प्यारी होती है, पापा क्या बोल रहे थे? पापा सेम प्रोटोकॉल, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग यहाँ से सब कुछ कर रहे हैं बस। मम्मी आने के बाद, जैसे भारत आप अपने लौटे, घर पहुंची, और आपका प्रिय भोजन कुछ बनाई थी क्या? मैं रांची में थी, तो मटन, चिकन और आलू गोभी की सब्ज़ी, छोले, मेथी का साग, सब कुछ बना हुआ था। हाँ, मैंने एयरपोर्ट पर आपका वीडियो देखा, उसमें बहुत सारे मौसी उसी सब लोग, लगता है कि पूरा पूरा मतलब रिश्तेदार पहुंच गए थे आपको लेने के। सब कोई पहुंच गए थे, हाँ, सारे कोई पहुंच गए थे वहाँ पे, मेरे भैया, मेरे मौसियाँ और सब कोई थे हम लोग वहाँ पे। खुशी तो बहुत हुआ हम लोगों को बच्चे को देखने के बाद। इंडियन जैसे ही लैंड की तो हम लोग को भी इतनी खुशी हुई कि चलो पहुंच गए बच्चे अच्छी तरह से, तो हम लोग खुश। सबको आभार जता रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सबसे पहले तो हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छे से मेरी बच्ची मेरी आ गई, और देख करके इतनी खुशी हो रही है कि इसका तो हम लोग कुछ ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा आप लोग भी देख रहे हो न्यूज़ में कि जो लड़ाई हो रही है, दिल दहलने वाला है, वो चीज़ तो है ही, आप देख ही रहे हो। हर कोई अपने वतन जब आए तो बहुत खुशी हुई सब बच्चों को देख करके। भारत सरकार से मैं यही चाहूँगा कि जो भी डिसीज़न लेंगे बच्चों के हित में, वो उनके लिए फ़ायदामंद हो, ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। आप लोग भारत सरकार से क्या चाहती हैं? मैं अगर प्रायोरिटी में बोलूँ तो, क्योंकि मैं वहाँ 3 साल पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे वो जगह से, तो इसीलिए जो भी भारत सरकार हमारे लिए निर्देशन लेंगी, मैं उसके सपोर्ट में हूँ, और खुशी होगी मुझे अगर ऐसा होता है तो। और अभी अपने भविष्य को लेकर थोड़ी चिंतित होंगी आप, तुम्हें अभी आगे क्या होगा? क्योंकि यूक्रेन में आप रहते रहते यूक्रेन से आपको थोड़ा लगाव हो गया होगा, प्यार हो गया होगा, यूनिवर्सिटी से लगा होगा, तो आप चाहेंगे कि युद्ध जल्दी से रुक जाए और वो यूनिवर्सिटी में बचे? जी हाँ, मैं तो बहुत जल्दी चाहती हूँ, क्योंकि लोग बहुत मर रहे हैं। पहली बात, युद्ध तो होते ही रहेगा, लोग बहुत मर रहे हैं, तो इसीलिए लोग ना मरे, और बस वही। मतलब अपने आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, तो लगता है कि लोकल लोगों का वो प्यार, वो है कि पता नहीं वो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मिलेंगे कि नहीं। वही बात है।
कुछ दोस्त भी बन गए थे यूक्रेनियन? सॉरी। यूक्रेनियन बहुत सारे दोस्त हैं, उनको मिस कर रही हैं? वही बात है, और मतलब बहुत सारे। देखिए, अब हेजल के पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। युद्ध की विभीषिका जो है वो इतनी ज़्यादा होती है, त्रासदी भरी, कि ऐसी स्थिति में जब इंसान इंसान का दुश्मन हो जाता है तो दो देशों की लड़ाई में आम इंसान मरते हैं। और यहाँ पे हेजल की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो अपने यूक्रेनियन साथियों के लिए हैं, उन छात्रों के लिए हैं जिनके साथ वो पिछले 3 वर्षों से पढ़ाई कर रही थी और मेडिकल कॉलेज इस वक्त में उनका तबाह हो चुका है। तो स्वाभाविक रूप से वो चाहती हैं कि यूक्रेन भी बच जाए और उनका कॉलेज भी बच जाए और भविष्य भी बच जाए। ऐसे में वो भारत सरकार से तो यही कह रही हैं कि कोई अल्टरनेट उपाय कर दे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त में हेजल जैसे और भी छात्र जो फंसे हुए थे यूक्रेन में वो सकुशल वापस लौट रहे हैं। उसमें धनबाद के बगमारा के अनिमेष भी कल वापस लौट आए हैं और भी दूसरे छात्र जो है वो धीरे धीरे रांची पहुँचे हैं और उसके बाद फिर अपने घर लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि भारत में जब आप होते हैं तो आपके बीच अलग अलग जाति, भाषा, धर्म हो सकता है, लेकिन जब आप देश के बाहर होते हैं तो आपकी जान तिरंगा है, आपकी शान तिरंगा है, आपका अभिमान तिरंगा है और वो तिरंगा ही आपको पूरी दुनिया में सम्मान दिलाता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।